हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सब लोग अच्छे होंगे। तो यार आज मैं फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके आप सबके लिए। तो मैं आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा कि एजुकेशन सिस्टम इन कनाडा, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया को पीछे छोड़ रही हैं एजुकेशन के मामले में, और क्यों सब बोलते हैं कि एजुकेशन इंडिया में अच्छा नहीं है। और मैं एज अ स्टूडेंट कनाडा में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया तो हो गया है कि यार मैंने जो इतने साल इंडिया में स्टडी किया है और जो मैंने कनाडा में स्टडी किया है, तो क्या डिफरेंसेस हैं, कैसा मेरा लर्निंग प्रोसेस है, कैसे मैं इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर पा रहा हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने थोड़े 8-9 मंथ स्टडी कर चुका हूँ मैं कनाडा में, और 2 सेमेस्टर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सपीरियंस के बेस पे दे रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने 10 दिन पढ़ा और दे दिया। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया बहुत पीछे रह चुका है एजुकेशन के सिस्टम में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या सिस्टम होता है, बच्चा पूरे साल पढ़ रहा है चाहे नहीं पढ़ रहा है, लास्ट में एक साथ पढ़ के सारे अगर उसके पासिंग मार्क्स भी आ गए तो वो पास। 100 मार्क्स का पेपर है, 33 मार्क्स आ गए लास्ट में, तो 33 मार्क्स लेके वो पास हो गया, चाहे उसने पूरे साल कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा। चाहे या फिर बीच में जो कुछ छोटे मोटे टेस्ट होते हैं जिससे कि बच्चे की प्रैक्टिकल नॉलेज तो ज़ीरो, मतलब पूरी ज़ीरो हो जाती है कि 10th 11th तक आते आते बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता उसने क्या पढ़ा बचपन से लेकर अब तक। और ये रियलिटी है। मैं एज अ स्टूडेंट इंडिया में रह चुका हूँ, मैं इंडिया की बिल्कुल बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। मुझे अपने मतलब कि ये है कि भाई इंडिया जो भी है मेरा इंडिया ही है, जो मेरी रूट्स हैं, बट स्टिल मैं बात कर रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जब इंडिया में ऐसा सिस्टम है, तो जब मैं यहाँ कनाडा में आया तो मुझे वो शिफ्ट जो हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। किस मामले में? देखो, अब यहाँ पे यार 100% है ना, जो एलोकेटेड 100% पर स्टूडेंट को दिया गया है, उस 100% को ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। ब्रेक डाउन इस हिसाब से किया जाएगा, समझ लीजिए जैसे हम इंडिया में हाफ ईयरली होते थे या SA2s होते थे, यहाँ पे क्या होगा, मिड टर्म एंड फाइनल। एक सब्जेक्ट है, उसका मिड टर्म हो गया और उसका फाइनल हो गया। ठीक है, अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझना। मिड टर्म कैरी ओनली 25% ऑफ द होल 100%, मतलब 25% मिड टर्म में आपके चले गए और फाइनल में सिर्फ 20 गए। टोटल ओवरऑल हो गया 45%, राइट। अब ये मेन एग्ज़ाम्स हैं, मतलब इनके बेसिस पे कोई बच्चा पास नहीं हो सकता। अगर उसने मेन 25% वाला पास कर दिया, उसमें 25% में से 25% ले लिए, बट अगर वो 25% ले भी लेता है बट मिनिमम रिक्वायरमेंट 50% है यहाँ पे कोर्स पास करने की, या 60 किसी कोर्सेज के लिए। तो यहाँ की ऐसी स्टडी का सिस्टम है कि अगर आपने 25% ले भी लिए और फाइनल के भी 15 या 20% ले लिए, तो टोटल आपके 45% हुए। अगर आपने पूरे साल और कुछ नहीं पढ़ा तो तब भी आपका कोर्स फेल है। और आपको ये क्वेरी होगी कि 25 और 20 40% ही हुए। लेट्स से 25 एंड 25 50% हुए, बाकी के 50 कहाँ पे हैं? अब यहाँ बात आती है प्रैक्टिकल्स, थ्योरी बेस्ड एप्लीकेशंस और आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसी प्रेजेंटेशंस होती हैं। अब टीचर्स क्या करते हैं, उन्होंने रखा होता है एक फॉर एग्जांपल परसेंटेज रखा हुआ है 5% क्विजेज। पूरे सेमेस्टर में जो भी क्विज होंगे, जैसे 10-10 मार्क्स के, 10-10 मार्क्स के लगा लो आप, 10 क्विज हुए तो वो 100 मार्क्स हो गए। अब 100 मार्क्स के हिसाब से वो उनकी खाली 5% है। 100 में से अगर आपके 90 आते हैं तो उस हिसाब से आपको 4 पॉइंट कुछ % दे दिए जाएंगे। 5% क्विजेज हो गए, 25 मिड टर्म एंड फाइनल हो गया। अब मेन बचे 45%। 45 में से 20% का आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट। पूरे साल आपकी लैब्स तो, पूरे सेमेस्टर आपकी लैब्स तो चलेंगी, जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी स्पेशल लैब होगी हर वीक, एक लैब का लेक्चर, एक उसका। और उसके बाद आपने क्या लैब में सीखा, उस लैब को सीखने के लिए आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। और उस प्रैक्टिकल टेस्ट में अगर आप फेल हो गए तो इसका मतलब ये कि आप पूरा कोर्स फेल कर गए। ये बात नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिकल फेल हो गए तो आप फाइनल दोगे, नहीं। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल मतलब पूरा कोर्स फेल। अगर आप 50% से ऊपर किसी भी टेस्ट में नहीं ला पाए, इवन मिड टर्म, इवन प्रैक्टिकल और इवन फाइनल, तो आप फेल। तो मतलब कि बंदे को पूरे साल नहीं, पूरे सेमेस्टर अच्छे से पढ़ना पड़ता है और हर एक चीज़ को थॉरली समझना पड़ता है। अब 20% प्रैक्टिकल के हो गए, 5% उसके हो गए। अब बाकी आती है लैब्स। अब आप बोलोगे लैब क्लास है, कोई अटेंड करे नहीं करे अपनी मर्जी है। जैसे इंडिया में होता था लैब क्लास है, भाई मैं तो छुट्टी मार लेता था कि क्या करना, अपना कुछ चीज़ें तो पता ही है, बाकी नेट से कर लेंगे।
लैब में अगर आपको कोई चीज़ सिखाई गई है, फॉर एग्जांपल हमें एक वायर्स क्रॉस वायर्स सिखाई थी, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उस लैब को अगर आप उस क्लास में कंप्लीट नहीं करते और लैब को साइन ऑफ नहीं करवाते हो तो आपको वो लैब का ग्रेड नहीं मिलेगा। 20% प्रैक्टिकल के थे, 5% 25 क्विज मिला के, और 25 75 हो चुके हैं। पर जो 25 लैब्स के हैं वो 25 लैब्स के आपको तब तक नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 10 लैब्स हैं तो 10 लैब्स अगर आपकी 2 किए हैं तो 20 वो हो गए, तो 5% अगर आप लगा लो प्रैक्टिकल टेस्ट है, तो 2 मार्क्स जो हैं वो आपको प्रैक्टिकल के तभी मिलेंगे, लैब्स के तभी मिलेंगे जब आप वो लैब्स अटेंड करोगे, लैब्स कंप्लीट करोगे, अपने लैब इंस्ट्रक्टर को लैब साइन ऑफ करके दिखाओगे। और अगर आपने लैब साइन ऑफ नहीं करवाई तो आपके वो 2 मार्क्स नहीं आएंगे, जो कि आपको लास्ट में सफ़र करना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये पूरा ब्रेकडाउन है सिस्टम का कि बच्चे की थियोरेटिकल नॉलेज अपनी मिड टर्म और फाइनल से बढ़ रही है। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उसके पास लैब्स हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करने के लिए उसके पास लैब के प्रैक्टिकल्स हैं, और अपनी क्विक रीजनिंग के लिए उसके पास क्विज़ेस हैं। तो ये सब पूरा कोर्स करके जब एक बच्चा एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर उस कोर्स की तरफ देखता है तो वो लगता है कि हाँ मैंने कुछ सीखा। और अगर उसने पूरे सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा है तो यार सच में बता रहा हूँ कि बंदे यहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस इतना सा फंडा है। और यही चीज़ है जो इंडिया को और बाकी फॉरेन कंट्रीज़ को अलग करती है, और स्टूडेंट्स में जो डिफरेंसेस आते हैं स्टडी के बेसिस पे। और इंडिया के बच्चे क्यों पीछे रहते हैं? क्योंकि उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिलाया जा रहा। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट कर रहे हो, अगर मैं लैब कर रहा हूँ, मेरे को लैब में इंटरेस्ट टीचर जनरेट करे और उस चीज़ के हिसाब से मुझे पता हो कि चैलेंजिंग भी है, सारे कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली करने का मन करता है। तो यही थी यार मेरी आज की वीडियो, होप ज़्यादा लंबी ना हुई हो। और मैंने आपको आज पूरा बता दिया कि कैसा सिस्टम होता है कनाडा की एजुकेशन का। तो बस आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है चैनल मेरा, अगर आपको मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आ रही हैं और मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक लाइक से इतनी मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने की। और बंदा बस बोलता है कि अब मैं जल्दी से बना दूँ और जल्दी से अपलोड कर दूँ। और बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आने वाली हैं, क्योंकि स्नो भी पड़ने लग गई है और नए स्टूडेंट्स जनवरी में भी आ रहे हैं, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन मैं पूरी रेडी करके रखूँगा और आपके थोड़े से वीक के हिसाब से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ओके, टाटा, बाय बाय, लव।